नमस्कार, मैं हूं रंजीत। मरकरी माइक पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एटा लोकसभा में आखिर क्या है एटा लोकसभा के मुद्दे। एटा लोकसभा का जो अगर हम बात करें क्या समीकरण है और एटा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले कौन से कस्बे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। एटा लोकसभा की अगर हम बात करें तो 2008 के परिसीमन के बाद बाबूजी कल्याण सिंह 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्होंने ये सीट जीती थी और उसके बाद से लगातार पहले 5 साल 2009 से 14 तक बाबूजी कल्याण सिंह और उसके बाद उनके बेटे राजवीर सिंह इस सीट पर सांसद हैं। पिछले 15 साल में क्या कुछ बदला है इस सीट पर? क्या वाकई एटा पिछले 70 साल के विकास के क्रम में कितना आगे पहुंचा है? यहाँ के जो लोगों की राय है उसको हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। जो हमें इनपुट मिल रहा है उस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं एटा लोकसभा के सबसे बड़े कस्बे और शहर एटा की। एटा बहुत पुराना कस्बा है। यहाँ से जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि शेर शाह सूरी ने बनवाया था, वो इस शहर से होकर गुजरता है। उस समय विकास का पर्याय माना जाता था जीटी रोड, लिहाजा एटा भी उसी तरह बसा और तरक्की भी हुई। एटा में एकमात्र डिग्री कॉलेज है जिसमें आर्ट्स फैकल्टी है, यानी कला संकाय के ही विषय आप वहां पढ़ सकते हैं। कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है, उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। एटा में मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो उसमें ना तो पर्याप्त डॉक्टर हैं, ना ही पर्याप्त सुविधाएं हैं। कहने का मेडिकल कॉलेज है, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो किसी भी मरीज को एटा से आगरा रेफर किया जाता है। एटा में बेशक हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की एक फैक्ट्री है जो कांग्रेस के समय में लगाई गई थी या उस समय लगाई गई थी। तब से रोजगार के बारे में भी एटा में अगर बात की जाए तो रोजगार के नाम पर एटा में उतने संसाधन नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में एटा पिछड़ा हुआ है। यहाँ इंटरमीडिएट के बाद जो भी बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं उन्हें यहाँ से मूव करना पड़ता है। वो आगरा जाएं, दिल्ली जाएं, नोएडा तक जाएं, लेकिन एटा में कोई व्यवस्था नहीं है। एटा लोकसभा का दूसरा बड़ा कस्बा और जिला कासगंज है। कासगंज में भी हालात कुछ इसी तरह से हैं। बेशक कासगंज व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध कहा जा सकता है, लेकिन शैक्षणिक स्तर पर यहाँ 2 डिग्री कॉलेज जरूर हैं, लेकिन वहां पर भी विज्ञान संकाय यानी साइंस फैकल्टी में आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, कॉमर्स फैकल्टी में शिक्षा नहीं होगी। तीसरा कस्बा यहाँ गंजनुडवारा आता है जो कि कासगंज जनपद का हिस्सा है। कासगंज जनपद के हिस्सा होने के बावजूद गंजनुडवारा एकमात्र डिग्री कॉलेज है, काफी पुराना यहाँ डिग्री कॉलेज है जिसमें विज्ञान संकाय है। यहाँ पर विज्ञान में छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। गंजनुडवारा की एक खासियत और है कि यहाँ पर हैंडलूम का कारोबार एक जमाने में बड़े स्तर पर हुआ करता था। यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, हैंडलूम का कपड़ा जो बुना जाता था, लेकिन बिजली कटौती और लेबर की कमी दोनों की वजह से इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को धीरे धीरे यहाँ से पलायन करना पड़ा। अब कुछ एक कारखाने वहां बचे हैं, जबकि अगर हम 1985 से 90 के दौर में जाते हैं, 95 तक आते हैं, तो आपको कई सारे कपड़ों के मिल जो टेक्सटाइल हैंडलूम टेक्सटाइल से वो बड़ी तादाद में गंजनुडवारा में दिखाई देते थे और रोजगार का एक बड़ा संसाधन हुआ करता था। लेकिन गंजनुडवारा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी शिक्षा के नाम पर मात्र एक डिग्री कॉलेज है, एक इंटर कॉलेज है। उच्च शिक्षा अगर आपको तकनीकी रूप से हासिल करनी है तो इस क्षेत्र में, एटा लोकसभा के इस क्षेत्र में आपको कहीं कोई भी बड़ा शिक्षण संस्थान नजर नहीं आता जो किसी लोकसभा सांसद या विधायक के प्रयास के बाद यहां पर स्थापित किया गया हो। बेशक 15 अप्रैल को राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने अपना यहाँ नामांकन दाखिल किया कासगंज जिला कलेक्ट्रेट पे, और उसके बाद उन्होंने यहाँ 29,000 करोड़ रुपए के विकास के जरिए अपनी एक तस्वीर सामने रखी। उन्होंने दावा किया कि 29,000 करोड़ रुपए से उन्होंने पूरी एटा लोकसभा का विकास किया है।
अब क्या विकास किया है वो तो जनता स्वयं बता रही है, मुझे इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। 29,000 करोड़ में उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, जो भी योजनाएं हैं वो सब गिना दी हैं, अपने पाले में ले ली हैं, लेकिन उसका कोई ठोस प्रमाण शायद राजू भैया भी नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने विकास कहाँ किया है। फिलहाल ये बात जनता तय करेगी विकास कहाँ कहाँ हुआ है। बात करते हैं हम, यहाँ एटा और कासगंज दोनों को मिला लिया जाए तो यहाँ ऐसी कोई भी इमरजेंसी केयर यूनिट नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल होता है या कोई बड़ी विपत्ति या एक्सीडेंट यहाँ होता है तो उस वक्त उस व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, या यूं कहें एक ट्रॉमा सेंटर का अभाव एटा और कासगंज दोनों में है। एटा लोकसभा की, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, 5 विधानसभाएं हैं। एटा सदर है, एटा जनपद की एक विधानसभा मारहरा इसी सीट में शामिल होती है, जबकि कासगंज जनपद की 3 विधानसभाएं आती हैं, कासगंज सदर, अमापुर जो कि सोरों खत्म होने के बाद, परिसीमन के बाद अमापुर अस्तित्व में आई थी, और तीसरी विधानसभा है पटियाली। पटियाली की बात करें तो सूफी संत अमीर खुसरो की जन्मस्थली है, उर्दू की पैदाइश मानी जाती है। अब पटियाली का एक कस्बा है भरगैन, भरगैन में भृगु ऋषि का आश्रम होना बताया जाता है वहां पर, और कहा जाता है कि मार्कंडे ने यहीं पर जो कई यहाँ पौराणिक ग्रंथों की रचना भी की है। पटियाली को पाटलावती के नाम से भी जाना जाता है कि महाराज द्रुपद की राजधानी थी। इतिहास में अगर हम जाते हैं तो सोरों शूकर क्षेत्र भी अपने आप में एक पौराणिक नगरी है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक कल्प वृक्ष है, जब पृथ्वी रसातल में जा रही थी उस वक्त भगवान विष्णु के अवतार हुए और भगवान वराह के रूप में, और उन्होंने अपनी जो है इस पृथ्वी को उबारा। लेकिन रसातल में डूबी पृथ्वी को सोरों में उबारा गया था, भगवान विष्णु भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन इस जब युग में हम बात करते हैं तो एटा लोकसभा जिस रसातल में चली गई है, जो विकास के जो दायरे हैं वो खत्म से हो गए हैं। जब आप अगर सड़कों का जाल देखेंगे तो कुछ मुख्य कस्बे हैं जो आपस में सही जुड़े हुए हैं, जिनकी सड़कें भी अच्छी मिलेंगी, लेकिन जब आप ग्रामीण स्तर पर प्रवेश करते हैं इस जनपद पे तो आपको सड़कों की स्थिति जो मिलेगी बेहद चिंताजनक, बेहद खराब मिलेगी। हालांकि जो सड़कें कभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विकसित की गई थी वो सड़कें भी अब काफी खस्ता हाल हैं। रोजगार की बात करें तो रोजगार के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर रोजगार के संसाधनों का अभाव है, जिसके चलते यहाँ से लोग पलायन करते हैं। जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं वो बाहर दूसरे शहरों में, महानगरों में पढ़ने पहुंचते हैं, लेकिन उनके यहाँ वापसी के मौके बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लौटने के बाद कासगंज और एटा में बहुत कुछ नहीं मिलता। अगर हम यहाँ बात करें, राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे रेलवे लाइन के लिए संसद में कई बार प्रस्ताव रखा। वो रेलवे लाइन 2014 से 19 तक चली, दिल्ली से चली थी, शायद एटा तक अभी नहीं पहुंच पाई है। एटा से कासगंज तक पहुंचना है। वैसे टूंडला से एटा तक वो रेलवे लाइन रोहन लाल चतुर्वेदी साहब जब यहाँ सांसद हुआ करते थे उनके समय में पहुंच गई थी, लेकिन एटा से कासगंज पहुंचने में उसे 10 साल का वक्त अभी लग गया है। अगर हकीकत कही जाए तो वो जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देती। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ लोग अपना पक्ष रख रहे थे। एक व्यक्ति ने बताया कि अगर हकीकत देखी जाए तो अभी रेलवे लाइन बिछाने के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए कहीं कोई सूचना नहीं है। बेशक 375 करोड़ के आसपास का बजट जो है वो अभी हाल ही में जो मौजूदा सांसद है उन्होंने बताया था कि रेलवे लाइन के लिए स्वीकृत हुआ है, लेकिन रेलवे लाइन पिछले 10 साल से दिल्ली से चली है, एटा से कासगंज तक पहुंचनी है, कहीं जमीन पे नहीं है। तो एटा लोकसभा की जो मूल मुद्दे हैं, जो यहाँ की पॉलिसीज हैं, अगर हम बात करें कासगंज में जाते हैं तो कासगंज का एक बड़ा हिस्सा गंगा किनारे बसा हुआ है। वहां से भी पलायन की जो खबरें आती हैं वो गुजरात तक लोग जाते हैं रोजगार के अभाव में।
भट्टों पर काम करने जाते हैं, पूरा एरिया जो है वो खाली हो जाता है। दिवाली के आसपास जब बारिश खत्म होती है तो फिर यहाँ से मजदूर पलायन करने लगते हैं, वहाँ जाके जो है रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो एटा के जो मूल मुद्दे हैं, अभी जो दो प्रत्याशी दिए हुए हैं यहाँ पर, समाजवादी पार्टी की ओर से देवेश शाक्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया हैं। दो प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशियों ने अभी तक एटा के विकास का कोई खाका ना तो सामने रखा है। राजू भैया की बात करें तो पिछले 15 साल से बदस्तूर, पहले उनके पिता, अब वो यहाँ पर बतौर सांसद मौजूद हैं। और देवेश शाक्य जो कि औरैया से एटा पर चुनाव लड़ाने के लिए लाए गए हैं, जातिगत समीकरण को देखते हुए, क्योंकि शाक्य मतदाता ज्यादा है। इस बार समाजवादी पार्टी ने सीट पर बदलाव किया है। पहले समाजवादी पार्टी लगातार कुंवर देवेंद्र सिंह यादव को यहाँ चुनाव लड़ाती रही है, लेकिन इस बार शाक्य समाज के प्रत्याशी को उतारा है, इस सोच के साथ कि जातिगत समीकरण मजबूत होंगे और ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी। लेकिन ये सीटों का सिलसिला जो खाते बदलने का है वो चलता रहता है। मूल मुद्दा यही है कि एटा लोकसभा की जनता के विकास की बात कौन करेगा। यहाँ एक कस्बा मारहरा भी है, मारहरा शरीफ के नाम से यह कस्बा जाना जाता है। यहाँ पर बड़ा उर्स भी होता है, लेकिन कनेक्टिविटी के मामले में हम मारहरा की बात करें, मेरहची की बात करें, मेरहची तो एटा कासगंज मेन स्टेट हाईवे पे है, तो लिहाजा कन्वींस के साधन अच्छे हैं। एक बड़ा मुद्दा एटा लोकसभा में ये भी है कि यहाँ के कई कस्बे ऐसे हैं जो रोड कनेक्टिविटी तो उन पे है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं है। अगर हम बात करें रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन की, परिवहन निगम की बसों की, तो आपको इक्का दुक्का बस एटा और गंजनवाड़ा रूट पे मिलेगी। एटा से कासगंज का जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी है। एटा सहावर की कनेक्टिविटी आपको शून्य मिलेगी, प्राइवेट वाहनों के जरिए यहाँ कनेक्टिविटी है। सोरों से आपको सहावर, गंजनवाड़ा, पटियाली जाना है, तब आपको यहाँ पे एक बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर शाम को 5 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं है तो आपको अपने वाहन से ही जाना पड़ेगा। जबकि सोरों से जो बाया याकूतगंज और सहावर होते हुए गंजनवाड़ा, पटियाली, अलीगंज कनेक्टिविटी मिलती है, उस पर आपको कोई सरकारी बस या सरकारी वाहन नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से अगर आपको गंगा की तराई के इलाके में जाना है, पचलाना की तरफ जाना है, तो यहाँ रोड के हालात बड़े खराब हैं। इन सब मुद्दों पर कौन चर्चा करेगा। आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता कहती है कि सांसद जी पिछले 5 साल से दिखाई नहीं दिए थे, उनका नाम ही सुना था। मैंने भी कई बार ये मुद्दा उठाया है कि जब तक कोई पार्टी लोकल प्रत्याशी नहीं बनाएगी यहाँ सांसद का, तब तक इसी तरीके के हालात सामने आते रहेंगे। इस दफा चुनाव में दिलचस्प चुनाव इसलिए और हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो मुखालफत है मौजूदा सांसद की वो ज्यादा शुरू हो गई है। उसकी कई वजह हैं। क्षत्रिय विरोध अलग हो रहा है, एक ग्रुप भी बना दिया गया है जिसमें कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव दिलचस्प है। और क्या क्या मुद्दे हैं जो मैंने बताए हैं एटा लोकसभा के, इसके अलावा आपके जहन में क्या क्या मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जो है अपनी राय हमें भेजिए, कमेंट करिए हमें वीडियो में, जिससे हम जो जनप्रतिनिधि इस चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं उनसे सवाल कर सकें। हमें लिखिए जरूर। और मेरी गुजारिश है, मरकरी माइक की स्वतंत्र आवाज को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें व्यूज़ मिल सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करिए जिससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिए हमें। अभी दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ, नए आंकड़ों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।